वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। अगला टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए, टेस्ट नंबर 414। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों पर जो इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बना है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्या कह रहा है ये प्रश्न? सूक्ष्म जीव केवल वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर मानवीय जीवन संभव हो। सूक्ष्म जीव मनुष्य तथा पादपों के लिए केवल हानिप्रद यानी हानिकारक होते हैं, लाभदायक नहीं होते। देखिए, हमारे पेट के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इकोलाई, डाइजेशन का जो काम करता है। लैक्टोबैसिलस अगर नहीं होता तो आप दही कैसे खाते? दूध ही दूध पीते ना। फिर तो दूध से दही बनाता है ना, तो हानिप्रद नहीं होते सारे के सारे सूक्ष्म जीवी। या बैक्टीरिया क्या है? सूक्ष्म जीवी। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। सूक्ष्म जीव केवल वहीं पाए जाते हैं जहां मानवीय जीवन संभव हो, ये भी गलत है। तो सत्य तो कोई है नहीं, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो देखिए, दोनों के दोनों असत्य हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। ये मिट्टी, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर भी तथा अन्य प्रकार के प्राणियों में तथा पादपों में पाए जाते हैं जहाँ किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। जैसे मिट्टी की गहराई तक, बर्फ की परतों के कई मीटर नीचे तथा उच्च अम्लीय पर्यावरण जैसे स्थानों में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मदर्तीय पादपों जैसे होते हैं। सभी सूक्ष्मजीव पशुओं, पादपों, मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होते। अधिकांश सूक्ष्मजीव मनुष्य के लिए कई प्रकार से लाभदायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, दूध से दही बनाने वाले सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस हैं। हमारे पेट में सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वहन करते हैं। बताइए इनमें से कौन सा असत्य ढूंढना है। देखिए इस बार तो पहला तो करेक्ट है, दूध से दही बनाता है लैक्टोबैसिलस, करेक्ट है। और हमारे पेट में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों के दोनों करेक्ट है, इनकरेक्ट तो कोई है नहीं। तो इसका लगाएंगे हम आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, दोनों के दोनों सही हैं, इसलिए उत्तर डी होगा। दूध से दही का उत्पादन लैक्टोबैसिलस द्वारा होता है, जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है, जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित तथा आंशिक रूप से पचा देता है। हमारे पेट में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वहन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किस गैस के उत्पादन के कारण आटे की फूली उभरी शक्ल बन जाती है? आटा देखिए कैसा होता है, चूरे जैसा होता है ना। जब पिस के आता है तो अगर उसको पानी मिलाते हो तो गूंथते गूंथते क्या फूल जाता है वो। क्यों होता है ऐसा? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न। तो देखिए, दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली जैसे आहार बनाने में किया जाता है, या गेहूं का आटा, वह भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है। इस आटे की फूली उभरी शक्ल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्पादन के कारण होती है। देखिए, जो स्विस चीज़ है ना, स्विस चीज़ में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमेनाई नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। शराब उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या उपरोक्त सभी? देखिए, शराब उत्पादन में जिस प्रक्रिया का यूज़ होता है वो है किण्वन प्रोसेस, फर्मेंटेशन। तो देखिए, सूक्ष्म जीव विशेषकर यीस्ट के किण्वन के द्वारा प्राचीन काल से बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे शराब का उत्पादन किया जा रहा है। किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन आश्वन अथवा उसके बिना कच्चे पदार्थों पर निर्भर करते हैं। वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आसवन के, जबकि विस्की हो गई, ब्रांडी हो गई, रम हो गई, किण्वित रस के आसवन द्वारा जो है तैयार की जाती है। किण्वन के बाद आसवन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद कर देता है अथवा उन्हें मार देता है। विश्व का पहला एंटीबायोटिक टेरिसीन था।
देखिए आप पढ़ रहे होंगे काफ़ी समय से, कुछ साल भर से पढ़ रहे होंगे। टेरिसिन नाम सुना है क्या पढ़ते पढ़ते आपने कभी? टेरिसिन नहीं है वो, पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन। तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला इनकरेक्ट करेक्ट है यहाँ पर। तो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। यह अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद कर देता है या मार देता है। पेनिसिलिन विश्व का सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये प्रश्न जो है ना पालतू है, पालतू एग्जामिनर का। कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें ये पूछा ना गया हो, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। अगर 20 वर्षों का इतिहास देखोगे तो एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सबका फेवरेट है। बैंक बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। बीओडी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए यह जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन है और जल में बीओडी कम होने पर प्रदूषण की मात्रा कम होती है। अगर बीओडी अधिक होगा तो प्रदूषण की मात्रा अधिक होगी। ऐसे ही होता है, उल्टा होता है, बीओडी अधिक तो मात्रा कम प्रदूषण की। देखिए ऐसे ही होता है, बीओडी अधिक तो मात्रा प्रदूषण की मात्रा अधिक, बीओडी कम तो प्रदूषण की मात्रा जो है वो कम। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहा जाता है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणुओं द्वारा 1 लीटर जल में, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। जल के नमूने में सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर का मापन बीओडी परीक्षण से किया जाता है। जब जल का बीओडी अधिक होता है तो जल में प्रदूषण की क्षमता भी अधिक होती है तथा जल में बीओडी कम होगा तब जल में प्रदूषण की क्षमता कम होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। बायोगैस का मुख्य घटक बताइए। बायोगैस या गोबर गैस प्लांट का इनमें से कौन सा मुख्य घटक है? मुख्य का मतलब मुख्य, मेन। मीथेन, CH4, ऑप्शन नंबर डी है इसका उत्तर। कार्बन डाइऑक्साइड होती है लेकिन उसको लगाकर गलत मत कर देना। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन CH4 गैस शामिल होती है जो बायोगैस संयंत्र में सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मीथेनोबैक्टीरियम जीवाणु संबंधित है, किससे संबंधित है मीथेनोबैक्टीरियम? देखिए ये संबंधित है बायोगैस के उत्पादन से। किससे संबंधित है? बायोगैस के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजिम पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं वे CO2 तथा H2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मीथेनोजन कहते हैं। इनमें सामान्य जीवाणु मीथेनोबैक्टीरियम है। ये बैक्टीरिया या जीवाणु सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाए जाते हैं। ये जीवाणु पशुओं के रूमेन यानी प्रथम आमाशय में भी पाए जाते हैं। आमाशय मतलब स्टोमक में। रूमेन में सेलुलोजीय पदार्थों की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव वैज्ञानिक नियंत्रण तकनीक के तहत पादप रोगों के उपचार के लिए किया जाता है? यीस्ट, ट्राइकोडर्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर एस्परजिलस नाइजर? देखिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जो है जैव वैज्ञानिक नियंत्रण तकनीक के तहत पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। तो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण तकनीक के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा प्रजाति एक मुक्त जीवित कवक है जो मूल पारिस्थितिकी तंत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। यह बहुत से पादप रोगजनकों का प्रभावशील जैव नियंत्रण कारक है। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा नीली हरी शैवाल होते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत बैक्टीरिया, फंगस तथा ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। नीली हरित शैवाल मृदा में कार्बन पदार्थ की मात्रा बढ़ाकर उसकी उर्वरता शक्ति में वृद्धि कर देते हैं। और साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों के लिए महत्वपूर्ण जैव उर्वरक हैं। कौन कौन से करेक्ट हैं इसमें? देखिए पहला वाला तो करेक्ट है, जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा नीली हरी शैवाल होते हैं। नीली हरी शैवाल मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाकर उसकी उर्वरता को बढ़ा देते हैं। साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों के लिए महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए उपरोक्त सारे के सारे सत्य हैं। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं
जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। नीली हरी शैवाल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ा देते हैं। नीली हरी शैवाल जो है मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 प्रश्न इसमें ऐड किए गए थे इस टेस्ट में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्मजीव होते हैं जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम बैक्टीरिया के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। बताइए इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध जो है स्थापित करते हैं। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्मजीव होते हैं जो जलीय स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। और लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम बैक्टीरिया सहजीवी संबंध द्वारा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला पॉइंट। तो देखिए उपरोक्त सारे के सारे सत्य हैं। जैव उर्वरक के मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम बैक्टीरिया सहजीवी संबंध द्वारा करते हैं। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित जीव हैं जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं, जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया आदि। धन के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। तो ये कुछ 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अच्छे से इसका रिवीजन करना कम से कम 2 से 3 बार। इन सारे के सारे देखिए टेस्टों को लगाते जाइए आप, सारे के सारे टेस्ट को लगाते जाइए। ये एक्सप्लेनेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आप स्टेट पीसीएस हो और एसएससी बैंक तो यूं क्लियर हो जाएगा। सारे के सारे जो है एकदम ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, सामान्य अध्ययन का ब्रह्मास्त्र। चलिए धन्यवाद।